क्या ईरान को बमबारी से झुकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? क्या इजराइल इस बात को लेकर वो सोच रहा है कि वो ये आक्रमण करेगा तो ईरान पीछे हटेगा? प्रणय। देखिए, अगर आप बात देखें ईरान को, तो ईरान एक बड़ा सिविलाइजेशन स्टेट है। अगर ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखें तो ईरान एक बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में क्षेत्रफल का बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में केवल बमबारी के जरिए ईरान को पूरी तरह से तोड़ देना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईरान के ऊपर क्या बमबारी जारी रह सकती है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ में इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें लगातार बीते 3 दिनों से जिस तरीके का एक्शन इसराइल का जारी है, इसराइल के सामने जो ईरान के एयर डिफेंसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज किया है। ये क्लासिक मिलिट्री ऑपरेशन के टर्म्स में यदि आप देखें श्वेता, तो साफ तौर पर नजर आता है कि क्या आपने वहां पर न केवल मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केवल ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना नहीं है, बल्कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना है, क्योंकि इसराइल भी अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान जो है पलटवार की कार्रवाई कर सकता है। और ऐसे में जो पूरी ताकत लग रही है वो ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको डिमिनिश करने में, उन्हें खत्म करने में लग रही है। और इसीलिए आपको जो तमाम लोकेशंस पे नजर आ रहा है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि ईरान के एयर स्पेस के अंदर इसराइल के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से जो एयर स्पेस डोमिनेशन इस समय इसराइल वहां पर कर रहा है। जाहिर तौर पर ये सारी चीजें अमेरिका की आप शय कह लीजिए, मदद कह लीजिए, उसके बिना मुमकिन नहीं है। यानी एक पूरा स्ट्रेटेजिक मूव है। अभी फिलहाल ईरान अलग थलग नजर आ रहा है। ये बात सही है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है। कई बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो तेल अवीव के अंदर भी गिरी हैं। बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है उसे बंद किया गया है, वहां भी कई अटैक हुए हैं। इसके अलावा जो रोशद एरिया है वहां पर भी कई जगह पर अटैक्स की खबर आ रही है कि कई मिसाइल्स गिरी हैं, लेकिन फिर भी लार्जली ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो ऐसे में ये जो सवाल है कि क्या ईरान को झुकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, वो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ईरान को कमजोर जरूर किया गया है। साथ ही बीते 7-8 सालों से ईरान के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस लगे हुए थे श्वेता, ऐसे में ईरान की जो क्षमता है वो काफी हद तक कम हुई है। लेकिन फिर भी पिछले काफी समय से ईरान को भी इस बात का असेसमेंट था, इसलिए ईरान ने अपनी बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो जमीन के नीचे मिसाइल के जो स्टोरेज हैं, बंकर्स हैं, वो बना रखे हैं। यही आपको चीज, याद होगा यही कि सवाल लेकर जी। यहीं से इसी सिरे को उठाकर मैं ग्रुप कैप्टन पांडे आपके पास आना चाहती हूं कि इजराइल कह रहा है, और इजराइल ने निशाना भी बनाया है उन ठिकानों को। इजराइल ने पहले इंटेलिजेंस गैदर किया और उसके बाद उसने अपने ऑब्जेक्टिव को मीट किया है। लेकिन अगर जो अशरफ बात कह रहे हैं ना कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का दागा जाना, ये जो सोचा जा रहा था कि ईरान को पूरी तरीके से इजराइल ने लाचार कर दिया है, उसके बाद वो अपनी तरफ से अगर इस तरह की मिसाइलें दागता है, ईरान के पावर को, ईरान की शक्ति को, ईरान के पलटवार की के दम को किस तरीके से आप आंकेंगे? और वो जो जो उसके ठिकानों को ऐसी जगह बनाना जहां दुश्मन न पहुंच सके, इस बात को भी। देखिए, आजकल जो युद्ध होते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोनों का कोलेशन करने के बाद ही ये प्लान किया जाता है कि क्या क्या ग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो और किस प्रकार से ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए जाएं। तो बड़ा साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से उन्होंने ननताज की बात हो रही है, जिस प्रकार से न्यूक्लियर फैसिलिटी थी और कितनी गहराई में, लगभग वो कहते हैं कि 50 मीटर की जो है अंदर अंडरग्राउंड जो बनाने शेल्टर्स बना रखे हैं, वहां पर उन्होंने फैसिलिटीज क्रिएट की है। तो वो जानता है कि हमने देखा कि गाजा में भी ऐसे ही अंडरग्राउंड हमको जो काफी लंबी लंबी हमको जो है गैलरीज मिली। तो वो साफ बताता है कि वो भी जानते हैं कि इसराइल के अंदर जो ताकत है और जो अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद उनको कहीं भी बचना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा लेकिन प्रश्न ये है कि ब्लास्टिक मिसाइल को जिस प्रकार से डेवलप किया गया है, वो अपनी क्षमता को डेवलप किया है समय के साथ ईरान में, वो जो है अब काम आ रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि इनके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे इसराइल के। एक तो जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंपेयर करना, दूसरा उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जो है ऐसे उस लेवल पर लाना कि वो इसराइल को कोई खतरा ना बन सके, और तीसरी बात कि जिसकी बात हो रही है कि जो कि अभी दबे लफ्जों में हो रही है कि वहां की रिजीम को चेंज करना, क्योंकि रिजीम चेंज करने के लिए 4 बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। जो कि अगर देखें तो पहले तो मिस्टर नेतान्याहू ने बोला कि लोग जो आगे आए और बढ़ें। दूसरा, वहां के इंटरनेट बंद है और अब स्टार लिंक
जो है सुविधा ईरान के लोगों को देने जा रहा है। उद्देश्य क्या है स्टारलिंक का? पहली बात कि लोगों को ये बताना कि जो डैमेज हुआ है ईरान में वो आम लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि कुछ कुछ लेवल तक उनको पता चल रहा होगा। साथ में अगर तख्ता पलट करनी है तो वहां को लोगों को आने के लिए कोऑर्डिनेशन करना होगा, मिलना होगा, विचारधाराओं को एक्सचेंज करना होगा। सॉफ्ट पावर में समय लगता है, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज, उसके लिए आपको एनवायरमेंट देना पड़ेगा। तीसरी बात जो हुई है, प्रिंस पहलवी ने कहा है कि अब जो है सीमाएं जो है लांघ दी हैं जो खुमैनी रिजीम ने, और अब उनको जो है छोड़ना चाहिए तख्ता, और जो है सारी पावर दे देनी चाहिए। लेकिन देखिए, कहना आसान है, करना मुश्किल है। और साथ में जिस प्रकार से इंटरनल क्राइसिस है, हमें पता है कि किस प्रकार से वहां पर वहां के जो लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन है, उनका जो लिटरेसी रेट है बहुत हाई है, 90% से ऊपर लिटरेसी रेट है यहाँ की। इसका मतलब वहां के लोग समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। साथ में हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि जब इन दोनों देशों बीच में विवाद पैदा हुआ, उसके पहले ईरान में और इजराइल में सांस्कृतिक संबंध हुआ करते थे। खैर वो कल की बात हो गई। तो इन सबको देखते हुए तख्ता पलट की तरफ जो है, मुझे लग रहा है कि अब जो है एक जो गुप्त एजेंडा है, या अब तो कहा जाना चाहिए कि खुल गया है कि तख्ता पर रिजीम चेंज इज द नाउ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। चलिए, वो इसको जहां से रिजीम चेंज होने के लेकर बाद वाकई सही कह रहे हैं आपकी, और भी कई तरीके इसके हो सकते हैं। इसमें एक तरफ आप उसको कमजोर कर रहे हैं मिलिटरीली, उसके साथ इस तरह के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सुमित, आपको लगता है दुनिया के देश अभी खुलकर वैसा रुख अपना नहीं सामने रख रहे हैं? ईरान जरूर चाह रहा है कि देश बाकी उसके साथ रहें, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका, पर अमेरिका खुलकर आएगा इस तरह की लड़ाई में? देखिए, बिल्कुल अमेरिका का आना मजबूरी हो जाएगा। अगर आप देखें कि मिडल ईस्ट के पूरे एरिया के अंदर एकमात्र देश जो लगातार अमेरिका और इजराइल को टक्कर देता है या फिर लगातार उनको उनको चैलेंज करता है, वो सिर्फ ईरान है। और ईरान ये लंबे समय से करता है। लगातार कड़े सैंक्शंस के बावजूद ईरान अपने प्रॉक्सीज को हथियारों से, पैसे से, हर तरीके से मदद करता है। और जहां तक इजराइल ये कहता है कि हम उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी लीडरशिप को खत्म कर दीजिए, लीडरशिप के खिलाफ रिवॉल्ट कर दीजिए, उसका वजूद खत्म, वो कर पाना बहुत मुश्किल है अभी के मौजूदा समय में। क्योंकि उसका एक छोटा एग्जाम्पल हमने लेबनान में भी देखा, जहां पर शिया कम्युनिटी या हिजबुल्ला को लेकर इजराइल ने पूरी कोशिश की, लेकिन क्या हिजबुल्ला खत्म हो पाया? बिल्कुल नहीं। हिजबुल्ला लगातार अपने आप को रिवाइव कर रहा है। हिजबुल्ला के जो कमांडर्स थे, उनके पास हथियारों का जखीरा अब भी पहुंच रहा है। तो आप मानिए ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इजराइल ये समझता है कि ये अगर आपको लंबे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो निश्चित तौर पर ईरान की लीडरशिप को खत्म करना, या फिर उसको आप कह सकते हैं मिनिमाइज करना, बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। क्योंकि फिर प्रॉक्सीज भी लगातार इसी तरीके से एक्टिवेट होते रहेंगे और इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनते रहेंगे। तो इजराइल अमेरिका की मदद से ये कोशिश कर रहा है कि वो ईरान को हैंडल कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान भी ये जानता है कि अगर उसने अब घुटने टेके या अब वो बैकफुट पर आया, तो निश्चित तौर पर उसके वजूद को एक बहुत बड़ा खतरा होगा, उसकी लीडरशिप को, उसकी उस आइडियोलॉजी को। सही बात है। और अमेरिका का प्लान भी काफी ऑब्वियस है इसमें। इस प्लान के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु प्रोग्राम को लेकर समझौता है वो है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। ईरान की यही बात अमेरिका को रास नहीं आई। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के नाम चेतावनी ने हमले की पूरी कहानी साफ कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान को इजराइल ने घर में घुसकर मारा। मिसाइल अटैक के बाद ईरान में मची तबाही की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। एक दो नहीं बल्कि 200 लड़ाकू विमानों से इजराइल ने ईरान के 100 ठिकानों पर बारूद की बरसात कर दी। इजरायली हमले में ईरान के 4 एटमी ठिकाने मिट्टी में मिल गए। 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद। यही नहीं, इजराइल के सटीक मिसाइल अटैक में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के मुखिया समेत 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। अब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी। ईरान ने अपनी सेनाओं को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। यानी इजराइल के हमले से शुरू हुआ ये युद्ध अब आने वाले दिनों में महायुद्ध में बदल सकता है।
ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, महायुद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को हटाने का ऑर्डर दे दिया है। सवाल यही है कि यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान युद्ध का फ्रंट क्यों खुल गया? तो इसका जवाब है चंद दिन पहले आई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की खुफिया रिपोर्ट। वही खुफिया रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के एकदम करीब खड़ा है। सरल शब्दों में समझें तो ईरान पर ताजा हमले के पीछे परमाणु हथियारों को लेकर चल रही इजराइल के साथ नई तकरार है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका है। इजरायली सेना का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि ईरान पर हमले के पीछे सिर्फ गाजा की लड़ाई नहीं, हमास के आतंकियों को ईरानी समर्थन नहीं, बल्कि अमेरिका की वो फिक्र है जिसे लेकर बीते दिनों ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को सील करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। लेकिन बात नहीं बनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ी चेतावनी दी। यानी ईरान के एटमी हथियारों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक पेज पर। ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने भी ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर सीधी धमकी दी थी और इसकी भूमिका अमेरिका ने पहले से तैयार कर रखी थी। ईरान का सीधा आरोप है कि हमले के पीछे अमेरिका है, वहीं अमेरिका हमले में अपना हाथ होने की बात नकार रहा। अब देखना यही है कि इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद ईरान का बदला भी क्या इतना बड़ा होगा और ईरान के समर्थन में दुनिया के कौन-कौन से मुल्क सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने परमाणु डील पर अमेरिका से चल रही बातचीत को आगे के लिए रद्द कर दिया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल के हमले के बाद मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत का अब कोई मतलब नहीं है। ईरान की तरफ से यह बात का कहा जाना अब यह सवाल उठाता है कि किस दिशा में आगे, कितनी तेजी से उस दिशा में आगे। जनरल मेस्टन, क्या अब भी कोई डील हो सकती है? ईरान तो साफ कह रहा है कि मौजूदा हालत में बातचीत का मतलब ही नहीं बचा अब। और देखिए, कल 6th राउंड ऑफ टॉक्स होना था मस्कट में, नहीं होगी, उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अभी ईरान ने भी अपना स्टांस को हार्डन कर लिया है। और मेरे को लगता है, देखिए, आज की तारीख में अमेरिका भी इस युद्ध में इन्वॉल्व है। वो डिफेंसिव रोल में अभी अपना काम कर रहा है। ये जितने भी मिसाइल्स वगैरह को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसमें अमेरिका का भी हाथ है। लेकिन क्या ये युद्ध ऐसा बढ़ सकता है कि अमेरिका इसमें शामिल होगा? देखिए, वो सब निर्भर है ईरान के ऊपर। ईरान ने अगर कुछ भी ऐसी कोशिश की कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे अगर उसे टारगेट किया, तो आपको एक और मैं डायमेंशन देना चाहता हूं, जो अभी पाकिस्तान के साथ ये सेंट्रल कमांड के कमांडर ने बोला है, सेंटकॉम, यूएस के सेंटकॉम ने, कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये, और ये आसिम मुनीर को भी ये परेड में बुलाया था। इसका महत्व ये है कि कल अगर ईरान अमेरिकन इंटरेस्ट पे टारगेट करता है, तो उनको पूरा वहाँ बेसिस हैं गल्फ में, और साथ में अरेबियन सी में इनकी फ्लीट है। लेकिन उनको एक और बेस चाहिए जो ईरान के राइट में चाहिए, वो पाकिस्तान है। तो और वो बेस किस प्रकार का चाहिए? एयर बेसिस, पाकिस्तान के एयर बेसिस, जिससे अगर कल लड़ाई ये बढ़ती है तो अमेरिका यहाँ से पाकिस्तान के एयर बेसिस से ईरान दिखा तो रहा है वो, हाँ जी, पाकिस्तान के साथ इसी वजह से दोस्ती दिखाते बिल्कुल तो बिल्कुल। तो इसमें एक सबक ये मिलता है कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, तो ये भी एक एंगल है जो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये युद्ध इस प्रकार फैल भी सकता है। तो ईरान को भी ये सब पता है, ईरान ने भी अपनी पूरी थ्रेट एनालिसिस और सब कुछ किया होगा। तो इसलिए मेरे को लगता है ईरान अभी रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहेगा इस लड़ाई को बिटवीन इजराइल एंड ईरान, क्योंकि अगर ऐसा हुआ अशरफ, तो पाकिस्तान के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल श्वेता, और दरअसल अभी आज जो है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं के बयान बदलने में समय नहीं लगता है, आज उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसको ईरान काफ़ी तूल दे रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो खुले तौर पर जो है ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ खड़ा है। तो उसकी वजह भी है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कई जो भारत ने इजराइल से ड्रोन्स लिए थे, उन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी पाकिस्तान को। तो ये कारण भी हो सकता है कि यही कारण है कि वो इजराइल को कमज़ोर देखना चाहता है, और यही कारण है कि वो ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है इस युद्ध में जो इजराइल और ईरान के बीच में है। लेकिन हमने इतिहास गवाह
रहा है कि अमेरिका जो है अपने इशारे पर सेना के कमांडरों के, जो खासतौर से पाकिस्तान के सैनिक कमांडरों को नचाता है, तो आसिफ मुनीर को जिस अंदाज से समर्थन दिया है, वरना जो जिस अंदाज से इमरान खान का तख्ता पलट अमेरिका ने करवाया है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है अमेरिका को, तो वो पाकिस्तान की ज़मीन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ग्रुप कैप्टन पांडे, किसी हिसाब से भारत से जुड़ता आप देख रहे हैं, भारत देखिए इस समय जरूर उस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन भारत का रुख आपके हिसाब से? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री से बात की, और क्या बात की इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच में जबकि बहुत आयाम जो है युद्ध का किस स्तर पर पहुंचा हुआ, ऐसे स्थिति में अगर बात की तो निश्चित रूप से कुछ स्ट्रेटेजिक बातें जरूर हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि कूटनीतिक तौर पर ये बात ही बताती है कि इसराइल जो है भारत को सम्मान देता है, और वो ऐसे मौके पर जब वो मुसीबत में है तो भारत की तरफ आशान्वित है कि वो कूटनीतिक तौर पर, भले सैन्य तौर पर तो मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि दूरी है और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, तो कूटनीतिक तौर पर अगर समर्थन करता है तो वो उनके लिए एक मनोबल के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अब बात हो रही है कि भारत के और क्या इसमें जो इंटरेस्ट होते हैं। निश्चित रूप से भारत और ईरान के बीच में संबंध है वो निश्चित रूप से बाकी देशों के कंपैरिजन में बेहतर हैं। हो सकता है कि भारत जो है इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव हो रहा है उसको कम करने में मध्यस्थता का रोल प्ले करे, इसका स्कोप बनता है, क्योंकि दोनों के साथ, जैसा कि रशिया यूक्रेन के साथ संबंध था, भारत का संबंध है, उसी प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच में घनिष्ठता हमारी जरूर है इजराइल के साथ, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे संबंध जो है मधुर हैं। तो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रोल प्ले कर सकता है। देखना होगा कि इसकी जरूरत कब पड़ती है और क्या पड़ती है, क्योंकि अभी जो है इजराइल के जो मंसूबे हैं, ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं, जब तक वो हासिल नहीं होंगे मेरा आंकलन है कि वो शांत नहीं बैठेगा। और ईरान का जो लगातार युद्ध करने की क्षमता है वो कितनी है, वो ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल के पास देखिए कोई न जर्मनी इजराइल रुकने वाला है, न ईरान किसी भी तरीके से रुकता दिख रहा है। सुमित, बहुत छोटे में आपसे जानना चाहते हैं, ये लड़ाई जो है वो खत्म तो नहीं होने वाली है? ऐसे भी ईरान ने कह दिया है ये युद्ध है जो आप छेड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और ईरान के अब ये आप कह सकते हैं कि दोनों ही ये नहीं चाहेंगे कि निश्चित तौर पर ये युद्ध यहाँ रुके, क्योंकि दोनों के ही ऑब्जेक्टिव इस समय पूरे नहीं हो रहे। हाँ, ये जरूर है, हो सकता है कि इजराइल के अटैक से ईरान का जो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़े गति के लिए स्लो हो जाए, लेकिन ईरान ये समझ चुका है कि अब उसको बड़े अग्रेसिव पोस्टर दिखाने पड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। अदरवाइज जो प्रेशर उस पर इंटरनेशनली आ रहा था उससे ज्यादा प्रेशर उसको डोमेस्टिक झेलना पड़ेगा। यानी अब लोगों के सवाल उठने लगेंगे और शायद वही सवाल फिर बहुत जल्दी सिविल मूवमेंट पे या फिर आप कह सकते हैं सिविल वॉर में तब्दील हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ईरान जो है वो उसके जवाब बड़े और कड़े देना चाहेगा। वही अमेरिका सबसे बोले कि हम विश्व शांति चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद एक किरदार है, बमबारी, तबाही, हाहाकार, क्या एक और वर्ल्ड वॉर? यही सवाल इस समय भी है, उसी का आकलन हम यहाँ कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।